अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था। हमने लंग्स की स्ट्रक्चर देखी थी कि लंग्स की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है और ये कहाँ पे लोकेट होते हैं। डायाफ्राम के बारे में भी पढ़ा था कि डायाफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इसमें चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रीथिंग के बारे में है। स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग किसे कहते हैं? ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके दौरान लंग्स या डायाफ्राम में और लंग्स के साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह, उनमें चेंजेस, फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं जब हवा उनमें एंटर होती है और जब हवा जो है वो बाहर आती है। इसके दौरान इसमें फ़िज़िकल जो है चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। इसीलिए हम कहेंगे ब्रीथिंग जो है ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। और ब्रीथिंग की दो फेजेज़ हैं। पहला जो फेज़ है इसे इंस्पिरेशन कहेंगे और जो दूसरा फेज़ है इसे हम एक्सपीरेशन कहेंगे। इंस्पिरेशन को हम इनहिलेशन भी कहते हैं और एक्सपीरेशन को हम एक्सहिलेशन भी कहते हैं। इंस्पिरेशन या इनहिलेशन किसे कहते हैं? इंस्पिरेशन हम कहते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान एयर जो है वो लंग्स में एंटर होती है। किसके ज़रिए से? एयर पैसेजवे के ज़रिए से। एयर पैसेजवे के बारे में आप पहले पढ़ चुकी हैं। एयर पैसेजवे में हमने सारी स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़ी थी। एल्वुलाई के बारे में, फेरिंग्स, लेरिंग्स, इन सब से होती हुई एयर जो है वो लंग्स में एंटर होती है। और जब एयर लंग्स में एंटर होगी तो जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है, वो जब एक्सपैंड होंगे तो लंग्स के इर्द गिर्द जो रिब्स है, जो डायग्राम में देखें, एयर एंटर हो रही है और लंग्स के इर्द गिर्द जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वो क्या हो जाएंगी? वो एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है जब लंग्स एक्सपैंड होंगे तो रिब्स भी एक्सपैंड हो जाएंगे। और रिब्स के साथ मौजूद जो मसल्स हैं, जिसे हमने इंटरकोस्टल मसल्स कहा था, वो क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब रिब्स जो हैं वो एक्सपैंड होंगे तो उनके साथ जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसी दौरान जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम देखें यहाँ पे डायग्राम में लेबल किया हुआ है। डायाफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के नीचे मौजूद होती है। हमने पढ़ा था कि ब्रीथिंग के दौरान इसमें फिजिकल चेंजेस आती हैं। तो इनहिलेशन के दौरान इसमें क्या चेंज आता है कि डायाफ्राम की जो शेप है, वैसे तो वो डोम शेप्ड होता है। डोम शेप यानी गुंबद नुमा इसकी शक्ल होती है। लेकिन जब हवा एंटर होती है लंग्स में तो ये डोम शेप जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ये डायग्राम में देखिए, डोम शेप से ये स्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब एयर एंटर होगी। तो डोम शेप जो डायाफ्राम है वो स्ट्रेट हो जाएगा। इसी दौरान जो थोरेसिक एरिया है यानी जो चेस्ट वाला एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो गए। ठीक है, और जब थोरेसिक एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो लंग्स में जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो चेस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, थोरेसिक एरिया जब इंक्रीज़ होगा तो लंग्स पे ये जो थोरेसिक एरिया का प्रेशर था वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये सारी चेंजेस कब प्रोड्यूस होती हैं? ड्यूरिंग इनहिलेशन, यानी जब एयर जो है वो लंग्स में एंटर होती है तो ये चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये आपने इसी तरह जो है इसकी डेफिनेशन होमवर्क में लिखनी है कि इंस्पिरेशन के दौरान रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये किस शेप में आ जाता है? स्ट्रेट शेप में आ जाता है। थोरेसिक एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये सारी चेंजेस जो हैं इंस्पिरेशन के दौरान होती हैं। एक्सपीरेशन के दौरान क्या होता है? एक्सपीरेशन, जिसको हम एक्सहिलेशन भी कहेंगे, इसके दौरान क्या होता है? ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो रिब्स मसल्स हैं एक्सपीरेशन के दौरान वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जो पहले एयर एंटर हुई थी, अब बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जो है वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो जब ये हवा बाहर की तरफ एक्सहेल होती है तो इसके दौरान जो रिब्स मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये लंग्स के गिर्द जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और जो रिब्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब एयर जो है वो निकल गई है तो जो लंग्स हैं वो अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो रिब्स के साथ के जो मसल्स थे जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे इंस्पिरेशन के दौरान, अब वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हवा जो है वो एक्सहेल हो रही है बाहर की तरफ। इसी दौरान जो डायाफ्राम है वो रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो गया था? स्ट्रेट हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अब वही वाला डायाफ्राम अब रिलैक्स हो जाएगा, अपनी डोम शेप
पोजीशन में ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है। और उसके दौरान जो थोरेसिक एरिया जो पहले इंक्रीज़ हो गया था, अब एक्सहेलेशन के दौरान क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि एयर जो है वो एक्सहेल हो रही है और जो प्रेशर है वो वापस वही इंक्रीज़ हो जाएगा लंग्स के ऊपर। तो एक्सपीरेशन के दौरान क्या क्या होता है, रिब्स मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जो लंग्स है वो कंट्रैक्ट हो गए। जब एयर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होगी तो जो लंग्स है वो कंट्रैक्ट हो जाएंगे और रिब्स भी कंट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी दौरान जो रिब्स मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, डायाफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा, थोरेसिक एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो लंग्स हैं वो क्या हो गए, वो कंट्रैक्ट हो गए। और जब थोरेसिक एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा तो प्रेशर जो है लंग्स पे वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह ये जो एक्सपिरेशन के दौरान है ये चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो हमने अभी ब्रीथिंग का प्रोसेस देखा है, इसके दो फेजेस हमने देखे, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है, ब्रीथिंग है, इसका नॉर्मल रेट 16 to 20 पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 16 से 20 मरतबा जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो नॉर्मल सांस लेते हैं, यानी इसी 16 से 20 मरतबा जो है वो एयर जो है एंटर होती है और बाहर की तरफ एक्सहेल होती है 1 मिनट में, ठीक है। और ये जो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ये ज़्यादातर ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, यानी हमारे इख्तियार में नहीं होता है। इसे कुछ टाइम के लिए हम रोक ज़रूर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। अब ये जो है ब्रीथिंग जो है ये किस तरह होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो ब्रीथिंग को अफेक्ट करती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ में एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उतना ही ब्रीथिंग का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही वो उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होगी, तो ब्रीथिंग का रेट भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह रेस्पिरेशन का अमल कम होगा तो ब्रीथिंग भी कम होगी। अगर हम कोई हार्ड जॉब कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे, तो इस दौरान क्या होगा, ब्रीथिंग का रेट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं, इस तरह ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और फिर वो जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन होगी उतनी ही ब्रीथिंग होगी, ठीक है। और जब ये हार्ड जॉब के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है तो ब्रेन जो है वो रिब्स मसल्स को मैसेज भेजता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपिरेशन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये ब्रीथिंग के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ रिलीज़ होगी। इसी तरह एक्सरसाइज के दौरान या हार्ड जॉब के दौरान जो है ये ब्रीथिंग का जो रेट है वो 30 to 40 पर मिनट हो जाता है, यानी 1 मिनट में 30 से 40 मरतबा जो है हम सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके में जो स्ट्रक्चर्स हैं एल्वियोलाई वगैरह या ब्रोंकाई वगैरह, जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो किस तरह बीमारियां पैदा होती हैं और उनके क्या इलाज है, क्या अलामात है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।